नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। बारात दरवाजे पर थी। विनय की सालियाँ हंसी ठिठोली करती हुई रिबन कटवा रही थी और आरती करके दूल्हे का स्वागत किया जा रहा था। दुल्हन के जोड़े में सजी ज्योति ने पहली बार विनय को घर की बालकनी से देखा तो वह देखती ही रह गई। ज्योति का रूप यौवन विनय के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं था। विनय गोरा चिट्टा हट्टा कट्टा सजीला नौजवान, उसके सपनों का राजकुमार उसके दरवाजे पर खड़ा था। ज्योति की सहेलियां भी उसके भाग्य पर मन ही मन जलन महसूस कर रही थी। रिश्तेदारी से आई हुई औरतों ने तो दबे स्वर में खुसर फुसर करना भी शुरू कर दिया था। कहाँ ज्योति और कहाँ दूल्हा, देखो तो कितना सजीला नौजवान है। पता नहीं ज्योति की इसके साथ निभ भी पाएगी या नहीं। लड़के वालों ने ज्योति में न जाने क्या देखा। ना तो वह ज़्यादा पढ़ी लिखी है और ना ही सुंदर, या फिर यूँ कहें कि देखने में वह बहुत भद्दी नजर आती है। फेरों पर बैठे विनय के दोस्तों ने ज्योति की सहेलियों को छेड़ा। हमारा दोस्त लाखों में एक है। ज्योति की बहन बोली, हमारी बहन भी कोई कम नहीं है, बिल्कुल टक्कर की जोड़ी है। पंडित जी के कहने पर लड़की को विवाह मंडप में बुलाया गया। ज्योति ने गज भर लंबा घूंघट तान रखा था, सिर्फ उसके हाथ ही दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वह विनय के पास बैठी तो विनय ने खुसर फुसर अपने दोस्तों से कहा, यार मुझे तो लगता है मेरे पल्ले भैंस बांध दी। ज्योति ने ये शब्द साफ साफ सुने और वह बहुत आहत हुई। भविष्य को लेकर आशंकित भी थी। विवाह संपन्न हो गया। सभी कार्यक्रम में विनय का चेहरा गुस्से से लाल लटका हुआ था। ज्योति विदा हो गई। ससुराल में सास ने स्वागत किया। विनय इस घर का इकलौता बेटा है। ज्योति ने औरतों के बीच से नज़र बचाकर कई बार देखा। विनय का चेहरा लटका हुआ था। गिने चुने रिश्तेदार शादी में शामिल हुए। ससुराल में जमीन जायदाद बहुत थी, बहुत बड़ा प्लाट था, लेकिन इमारत के नाम पर सिर्फ एक कमरा ही था जिसके एक कोने में गैस चूल्हा और टूटे फूटे बर्तन रखे थे। ज्योति की सास चूल्हे पर खाना बनाया करती होगी, इसीलिए बर्तन बहुत गंदे और काले थे। शाम होते होते सभी रिश्तेदार विदा हो गए क्योंकि रुकने की कोई व्यवस्था थी नहीं। रात में ज्योति की सास कमरे के बाहर बरामदे में छप्पर के नीचे चारपाई डालकर सो गई। विनय रात भर घर नहीं लौटा। ज्योति सुहाग सेज पर एक कोने में सिमटी बहुत देर तक उसका इंतजार करती रही और फिर उसकी आंख लग गई। अगले दिन पग फेरे की रस्म के लिए मायके जाना था। ज्योति विनय के साथ मायके पहुंची तो मायके में पिता और दोनों बड़े भाई ज्योति की भाग्य पर इतरा रहे थे। साथ ही उन्हें गरूर था कि उन्होंने अपनी बदसूरत बहन के लिए इतना सुंदर और धनवान पति आखिर ढूंढ ही लिया। ज्योति को शादी में कोई विशेष उपहार नहीं दिए गए, ना ही फर्नीचर और ना ही ज्वेलरी। भाइयों और पिता का कहना था कि वह उसके लिए रिश्ता ढूंढने में बहुत अधिक पैसे और समय पहले ही बर्बाद कर चुके हैं। अब उनके पास ज्योति को देने के लिए कुछ है ही नहीं। वास्तव में लड़का ढूंढने की कार्रवाई पिछले कई सालों से चल रही थी। जो भी लड़का ज्योति को देखने आता वह देखते ही मना कर देता। वह चारों तरफ से थक चुके थे, परंतु ज्योति के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। हर किसी को खूबसूरत पत्नी की चाहत थी। ज्योति के रंग रूप को देखते ही लड़के वाले उलट पांव लौट जाते थे। पग फेरे की रस्म के बाद ज्योति ससुराल लौटी। उसने अपने भाग्य के साथ समझौता कर लिया। वैसे भी मायके में वह बोझ बन चुकी थी। अगले दिन सुबह उठी तो विनय अपनी माँ के साथ भैंसों के तबेले में काम करवा रहा था। ज्योति की सास गोबर इकट्ठा कर रही थी और विनय उसे तसले में भरकर घर के बाहर डाल रहा था। ज्योति के मन को सुकून मिला। पति सुंदर है और आज्ञाकारी पुत्र भी। अब उसे अपना भविष्य सुनहरा नजर आने लगा। समय भी बीतता रहा। विनय को ज्योति में विशेष रुचि नहीं थी। शादी को 2 साल हुए थे कि ज्योति ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। फिर उसके 2 साल बाद ज्योति को बेटा हुआ। मायके वाले तो वैसे ही उसकी शादी करके गंगा नहा चुके थे। भाइयों ने कभी ज्योति की सुध नहीं ली। मायके से ज्योति की फिक्र करने वाला भी कोई नहीं था। एक आध बार बुजुर्ग पिता उससे मिलने जरूर आ जाता था। विनय शराब पीता था। 2 बच्चों के साथ एक कमरे में गुजारा करना मुश्किल हो गया था। इसीलिए ज्योति ने विनय से कहा कि वह थोड़े पैसे जोड़कर घर की स्थिति सुधारने के विषय में सोचे। दिन भर ताश खेलने से कुछ नहीं होगा।
उसे कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। उस दिन ज्योति को पता चला कि विनय अनपढ़ है और इसके साथ साथ वह शराबी, जुआरी, लड़कीबाज और निठल्ला है। मेहनत मजदूरी करके कमाना उसने कभी सीखा ही नहीं। भैंसों का दूध बेचकर जो कमाई होती है उसे वह अपनी अयासी में उड़ाता है। वह सकल सूरत का जितना सुंदर और मासूम नजर आता है, उसके अंदर उतने ही अवगुण भरे पड़े। अब ज्योति के सामने बच्चों की अच्छी देखभाल का सवाल था। घर से बाहर निकलकर ज्योति कोई काम करे, यह विनय और उसकी माँ को पसंद नहीं था, क्योंकि वह जमीन जायदाद वाले थे। लेकिन खाली पड़ी जमीन जायदाद सोना नहीं उगलती, उस पर भी मेहनत करने की आवश्यकता होती। ज्योति ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उस मायके में उसे कोई उम्मीद नहीं थी। ज्योति ने अपने खेतों पर खुद काम करना शुरू किया। शुरू में विनय ने इसका विरोध किया, लेकिन ज्योति ने गांव की कुछ औरतों को साथ लेकर 2 एकड़ जमीन पर फूलों की खेती की शुरुआत की। जब ज्योति ने घर से बाहर निकलना शुरू किया तो औरतों की खुसर फुसर से उसे पता चला कि उसके पति विनय का संबंध किसी विधवा औरत से है। वह उस औरत पर अपनी सारी कमाई लुटाता है और यह संबंध साल 2 साल पुराना नहीं, बल्कि तब से है जब विनय सिर्फ 18 वर्ष का था। यह सच्चाई जानकर ज्योति का खून खोलने लगा। उसने विनय से सवाल जवाब किए कि अगर तुम्हें वह विधवा औरत इतनी ही अच्छी लगती है तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? उसी से विवाह कर लेते, कम से कम मेरी जिंदगी तो बर्बाद नहीं होती। विनय की माँ ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, मैंने सोचा था कि विवाह के बाद मेरा बेटा उस विधवा औरत के पास जाना बंद कर देगा, परंतु मुझे क्या पता था कि एक बार खून मुंह लग जाए तो वह जल्दी से छूटता नहीं। घर में बहुत झगड़ा हुआ। इस झगड़े में विनय ने ज्योति पर हाथ उठाया और लकड़ी के भारी डंडे से ज्योति के सिर पर वार किया। सिर से खून बहने लगा। विनय घबराकर आनन फानन में उसे इसी हालत में छोड़कर भाग गया। पड़ोसियों ने ज्योति को अस्पताल में एडमिट करवाया। यह तो झगड़े की शुरुआत थी। इसके बाद ज्योति की कोशिश रहती कि वह विनय का उस औरत से पीछा छुड़वा कर सके, लेकिन विनय उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं था। उनके घर में झगड़े का यही मुख्य कारण था। छोटी मोटी बात से झगड़ा शुरू होता और विनय मारपीट पर उतर आता। ज्योति सप्ताह 10 दिन के लिए मायके जाती, परंतु वहां उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। भाई भाभी अपना हाथ खींच चुके थे। बुजुर्ग माँ बाप बुढ़ापे में कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने की हालत में नहीं थे। ज्योति थक हार कर ससुराल वापस लौट जाती और फिर वही कहानी शुरू हो जाती। इस तरह 3-4 साल और निकल गए। विनय नहीं सुधरा। वह पहले से अधिक शराब पीने लगा और लगभग हर रोज ही ज्योति पर हाथ उठाता था। ज्योति मेहनत से पैसा कमाती और विनय उसे छीन लेता, नहीं देती तो बुरी तरह से मारता। अब ज्योति के लिए यह असहनीय होता जा रहा था। बच्चे बड़े हो रहे थे। पत्नी कमजोर हो सकती है, परंतु मां नहीं। ज्योति ने मन में ठान लिया और वह महिला थाने में पहुंच गई। मायके से उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। बुजुर्ग पिता ही उसके साथ खड़े थे, परंतु पैसे के नाम पर उनके हाथ भी खाली ही थे। महिला पुलिस अधिकारी ने बताया कि ज्योति को दृढ़ता से सामना करना है। मायके में उसका कोई सहारा नहीं है। उसे अपने बच्चों के लिए यह लड़ाई लड़नी, किसी भी हालत में ससुराल का घर नहीं छोड़ना है। विनय इकलौता बेटा, पिता की मृत्यु के बाद सारी संपत्ति की हकदार सास है। वह चाहे तो अपनी संपत्ति बहू और अपने पोते पोतियों के नाम करवा सकती है। ज्योति की सास पर दबाव डाला गया और उसे इस बात के लिए राजी किया गया कि उसे ज्योति के लिए ना सही, परंतु अपने पोते पोतियों के लिए सोचना चाहिए। पुलिस कार्रवाई हुई तो विनय उस विधवा औरत को लेकर भाग गया। विनय की मां ने कुछ दिन बेटे की राह देखी, फिर वह भी टूट गई और संपत्ति का एक हिस्सा अपने नाम पर रखकर बाकी की सारी जायदाद बहू और पोतों के नाम कर दी। 22 वर्ष हो गए, विनय नहीं लौटा। बुजुर्ग सास बेटे की याद में जल्दी ही स्वर्ग सिधार गई। ज्योति ने अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की। बेटे ने पढ़ाई में बहुत परिश्रम किया और उसकी एक अच्छी नौकरी लग गई। आज घर में बहू है, पोते पोतियों से घर आंगन खुशहाल है। ज्योति आंगन में बैठी यही सोच रही थी कि उसने दृढ़ता से मुसीबत का सामना किया और वह मोर्चे पर डटी रही, इसीलिए बच्चों का भविष्य संवार पाई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला ऐसे ही बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।